हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू जोश एजुकेशन। मैं निर्मला आपके साथ। बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को हम इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, और इसके अंदर हम 4 सिस्टम्स पढ़ेंगे। जीवों में श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, जीवों में पोषण यानी न्यूट्रिशन, वहन एवं परिसंचरण यानी सर्कुलेशन, और उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। तो ये 4 सिस्टम्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जैव प्रक्रम को डिस्कस करेंगे, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन में लिखा है, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस सुचारू रूप से हो पाएँ। ठीक है, तो पाचन भी होगा, श्वसन भी होगा, जो वेस्टेज हमारी बॉडी में बनेगा उसको रिमूव भी करना है, तो एक्सक्रीशन भी होगा। अब हमारी बॉडी में सारी सेल्स तक ऑक्सीजन भी पहुंचानी है, उससे हमें एनर्जी मिलेगी, तो सर्कुलेशन भी होगा, है ना। तो सारे सिस्टम्स एक साथ मिलके काम करते हैं। तो वही लिखा है कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो जैव प्रक्रम के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 4 सिस्टम्स पढ़ेंगे, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो अब हम पहले सिस्टम की ओर चलते हैं, जो है पोषण। पोषण क्या है बेटा? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण, शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। यानी कि सबसे पहले हमने खाना खाया, भोजन ग्रहण किया, फिर उसके बाद उसका पाचन हुआ, फिर पचे भोजन का अवशोषण, यानी कि वो जो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड था, जो हमारे लिए यूजेबल था, उस फूड को एब्जॉर्ब किया ब्लड ने, और उसके बाद शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए फिर बॉडी ने उसका यूज़ किया। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका यूज़ एनर्जी के लिए किया, जो प्रोटीन है उसका यूज़ बॉडी बिल्डिंग के लिए किया, और जो फैट है उसका यूज़ आपकी मेंटेनेंस के लिए किया। तो इस तरह से अलग अलग यूज़ आए। ठीक है, तो इन्हीं का यूज़ करना, पूरा ये जो प्रोसेस है, भोजन ग्रहण करना, अवशोषण करना, फिर उसका यूज़ करना, पूरा प्रोसेस जो है इसको हम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं वो 2 समूह? स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है बेटा? स्वपोषी पोषण पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता। लिखा है इसमें, ये बनाते होगा। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी एरर है, इसे देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है बेटा? कोई भी जीव जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल होगा, यानी कि उसमें आएगा हरे पौधे और शैवाल वगैरह आएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये अजैव पदार्थों से अपना खाना बनाते हैं। इनको क्या चाहिए खाना बनाने के लिए? इनको चाहिए सूर्य का प्रकाश, ठीक है, इनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, इनको चाहिए जल। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से ये अपना खाना बनाते हैं। ये अजैव पदार्थों से खाना बनाते हैं, ये हमें अकार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। तो इस पोषण को कहते हैं स्वपोषी पोषण, और इसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स, यानी कि हरे पौधे। ठीक है, विषम पोषी पोषण की बात हो रही है। विषम पोषी पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद को ही ले लीजिए। हमें अगर खाना खाना है तो हम किस पे डिपेंडेंट है? अगर हम वेजिटेबल्स बना रहे हैं तो हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। अगर हम दूध ले रहे हैं तो हम एनिमल पे डिपेंडेंट हैं। इफ़ वी आर हैविंग एग्स तो भी हम एनिमल पे डिपेंडेंट हैं, है ना। हम पनीर खा रहे हैं, हम दही खा रहे हैं, वो सब दूध का बनता है, और दूध के लिए हम फिर से एनिमल पे डिपेंडेंट हैं। तो हम किसी चीज़ के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, किसी चीज़ के लिए एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही जो जीव जंतु हैं, आप हर्बीवोर्स ले लीजिए, कार्निवोर्स ले लीजिए, शाकाहारी, मांसाहारी। जो शाकाहारी हैं वो पौधों पे सीधे सीधे डिपेंडेंट हैं, और जो मांसाहारी हैं वो उन शाकाहारी जीवों पे डिपेंडेंट हैं
जो खुद पौधों पर डिपेंडेंट हैं। तो कुल मिला के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सभी जीव किस पे डिपेंडेंट हैं? पौधों पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इसमें हम भी आएंगे और इसमें बाकी के जीव भी आएंगे। तो ये स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम स्वपोषी पोषण को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, स्वपोषी पोषण मैंने भी आपको बताया कि स्वपोषी पोषण किस में होता है? हरे पौधों में। इसके अलावा कुछ जीवाणुओं में भी होता है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या था भाई? सूरज के प्रकाश से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेके जो विक्रिया होती है खाना बनाने की, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है, उसे भी पढ़ लेते हैं एक बार। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब इस प्रोसेस में जो स्वपोषी हैं, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाने वाले जो लिविंग बींग्स हैं, जो सजीव हैं, वो बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, उससे ऊर्जा ले लेते हैं। जो भी इन्होंने पदार्थ लिए उससे ऊर्जा ले लेते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या ज़रूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल ज़रूरी है। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में होगा? सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में होगा और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा। क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, तो ये देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया 6 मॉलिक्यूल्स, 12 मॉलिक्यूल्स हमने लिया वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश इन्होंने बनाया ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज कर दिया। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस है। अब देखते हैं आगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए। सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाएगा, क्लोरोफिल पत्तियों में प्रेजेंट रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? वायुमंडल से लेंगे। ठीक है, और जल कहाँ से लेंगे? जो जड़ें होती हैं मिट्टी के अंदर, वो जल का अवशोषण करती हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या होता है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चा, वो है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, जो आपकी पत्तियों में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो सोलर एनर्जी को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाएगा। यानी कि सोलर एनर्जी को किस में चेंज कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और किस में टूट जाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और लास्ट प्रोसेस में क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट बना लेगी। ठीक है, अब ये प्रोसेस तो हमने देख लिया कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए उसके लिए, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये होता कहाँ है। तो इसके लिए क्या होता है, रंध्र एक ऑर्गन है, ऑर्गेनेल है एक्चुअली। कोशिका के अंदर जो पत्तियां हैं, पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। ऊपरी सतह पर भी होते हैं लेकिन निचली सतह पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो रंध्र का क्या काम है, रंध्र क्यों इम्पोर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए? क्योंकि देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो भी गैसों का आदान प्रदान होगा, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ये जो भी काम होगा ये सब इन्हीं छिद्रों से या इन्हीं रंध्रों से होगा। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा काम क्या है इनका, जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बेटा, जो भी जड़ों ने पानी लिया, पानी लेके वो ऊपर पत्तियों तक जाएगा, पूरे पौधे में जाएगा और उसके बाद वो वहाँ से वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये भी किसके थ्रू होता है, रंध्र के थ्रू होता है। ठीक है, ये नीचे डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, ये है द्वार कोशिकाएं,
कि दोनों तरफ द्वार कोशिकाएं हैं और इनकी वजह से, इनके मिलने से, देखो ये बीन शेप कोशिका होती है ऐसे, द्वार कोशिका, ठीक है। इनके मिलने से जो बीच में छेद बन गया है, यहाँ पे ये जो अपर्चर है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रंध्र, ठीक है। और बाकी की कोशिका होती हैं, तो द्वार कोशिकाओं के बीच में जो छेद होगा उसे हम कहेंगे रंध्र। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। इसका मतलब क्या है कि स्टोमेटा बार बार खुलता है, बंद होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कभी आपको ऑक्सीजन रिलीज़ करनी है, कभी आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, कभी आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करनी है और ऑक्सीजन लेनी है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाटर को वेपराइज करने के लिए भी इनकी ज़रूरत होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रकाश संश्लेषण। अगर अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया है, अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और बाकी मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।